बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी केमिस्ट्री 10th क्लास की। उसका चैप्टर नंबर 1 है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना है, पढ़ना है। उसको पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि असल में ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम देखें, हम तवाज़ुन को कहते हैं, जैसे इक्वालिटी, बराबरी, तवाज़ुन। नेचर, अगर कुदरत की बात की जाए तो कुदरत भी यही कहती है कि हर चीज़ तवाज़ुन में अच्छी लगती है। तो अगर हम आपको एक मिसाल दें, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस हैं तो हम ट्रीज से क्या ले रहे हैं, ट्रीज से हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रीज को क्या चीज़ दे रहे हैं, हम ट्रीज को दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब देखें, जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं उतने ही हमें ऑक्सीजन मिल रही है। अब हम ये चीज देखा जाए तो ये चीज सारी की सारी इक्विलिब्रियम में शुमार होती है। अच्छा, इस इक्विलिब्रियम में शुमार होने के साथ साथ हम इस चीज को रिवर्स प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों रिवर्स प्रोसेस है? देखिए, हम एक चीज ले रहे हैं तो दूसरी चीज दे रहे हैं, एक सर्कल चल रहा है, तो रिवर्स प्रोसेस भी इसी सर्कल की बिना पर ही चलता है। अब हम आगे अगर बात करें केमिस्ट्री की जुबान में कि ये रिवर्स और इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल ये चीजें क्या होती हैं, तो हम देख लें कि सबसे पहले देखें इरिवर्सिबल रिएक्शन। कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सामने वाज़े लिखा हुआ है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा टूट कर या जुड़कर रिएक्टेंट्स ना बनाए वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब इसमें दो चीजें आ गई हैं, प्रोडक्ट्स आ गया है और रिएक्टेंट्स आ गए हैं। चले हम पहले प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या चीज है। देखिए, रिएक्टेंट्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो कंबाइन होते हैं, दी सब्सटेंस दैट कंबाइन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब कंबाइन होने का मकसद मतलब क्या है, जरा देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, हमने इसको रिएक्ट करवाया और हमारे पास वाटर बन गया। अब इसमें रिएक्ट करने वाली मतलब कि कंबाइन होने वाली चीजें कौन कौन सी थी? वो थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो थी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम इनको नाम देंगे कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये जी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। अच्छा, आगे प्रोडक्ट के बारे में वो कह रहा है कि भाई द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। कि नया बनने वाली चीज, नई बनने वाली चीज को हम नाम देंगे प्रोडक्ट का। अब वो प्रोडक्ट हमारे पास इसमें क्या है, ये तो हमारे पास कंबाइन हुए तो हमने इनको नाम दिया रिएक्टेंट्स का। जबकि ये चीज जो हमारे पास बनी है यहाँ पे वाटर, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होगी जी। इसी तरह इरिवर्सिबल रिएक्शन में वो कह रहा है कि जब प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होने के बाद रिएक्टेंट्स ना बना सकें तो उन्हें हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का। वे देखें, ये वही एग्जांपल दी हुई है कि जब आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करवाते हो तो वाटर बन जाता है, और उस वाटर से आप दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हासिल नहीं कर सकते। मतलब कि वाटर टूट कर दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस नहीं बना सकता। तो ये जी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल होगी। अब आगे चलें तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखें, अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना सकें, हमारे पास वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की हम आपको एग्जांपल देते हैं। देखें जी, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन गैस थी और साथ में आयोडीन गैस। यहाँ पे आयोडीन गैस हमें मिली पर्पल कलर में। तो जैसे ही हमने हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी। अब जैसे ही हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन के स्टार्ट में ही ये जो आयोडीन का पर्पल कलर है ये डिसअपेयर होना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया, और हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी वो हमारे पास कलरलेस बनी। इसी तरह अब हमने उसको क्या किया, देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस तो बन गई, लेकिन वो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस ऑटोमेटिकली टूटकर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में तब्दील होना शुरू हो गई। और इसी तरह यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस जो कलरलेस फॉर्म में थी वो दोबारा जब हमारे पास रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हुई तो आयोडीन का कलर जो कि पर्पल कलर था वो दोबारा अपेयर होना शुरू हो गया।
अब इसी रिएक्शन को हमने इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ आपको डबल एरो शो हो रहे होंगे, तो ये डबल एरो असल में रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करने के लिए लगाए गए हैं, जबकि ये जो सिंगल एरो है यहाँ पर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जहां पर भी डबल एरो इस्तेमाल हो तो वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। देखें हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को एक फ्लास्क में बंद कर लिया, ऊपर से कॉर्क रख दी तो बंद हो गया। अब हाइड्रोजन गैस भी इसी में है और आयोडीन गैस भी इसी में है, और आयोडीन गैस हमारे पास पर्पल कलर में है। तो हुआ ये कि आयोडीन गैस ने जैसे ही हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन गई, जो कि कलरलेस फॉर्म में थी। ये थी हमारे पास कलरलेस फॉर्म में। अब जैसे जैसे इनकी कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन और आयोडीन की कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनना शुरू हुई, तो जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो वो उसी फ्लास्क में रहने के साथ ही वहां पर दोबारा डिकम्पोज होने के बाद हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में तब्दील होना शुरू हो गई। तो हम इसी को नाम देते हैं कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस को करने के लिए आपको क्लोज्ड सिस्टम चाहिए होता है। ओपन सिस्टम में रिवर्सिबल रिएक्शन हमने बात नहीं होता कि हमारे पास ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये क्लोज्ड सिस्टम में किया जाता है। क्लोज सिस्टम में कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ओपन सिस्टम बनाया है, तो ओपन सिस्टम कैसे कि मैंने एक फ्लास्क लिया है, उसका मुंह खुला छोड़ दिया है और उस फ्लास्क के अंदर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को डाल दिया है। तो जैसे ही मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को फ्लास्क के अंदर डाला और उस फ्लास्क को किया मैंने हीट करने के नतीजे में उस कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड अलहदा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब चूंकि फ्लास्क ओपन था, हम रिएक्शन भी ओपन सिस्टम में करा रहे हैं, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ से बाहर एस्केप आउट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। इसके बरअक्स अगर हम यही रिएक्शन दोबारा से एक क्लोज्ड सिस्टम में करवाते हैं, क्लोज सिस्टम मतलब कि हमने सेम वही फ्लास्क लिया, उसी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को डाल दिया, अब क्या किया उस फ्लास्क को ऊपर कॉर्क की मदद से बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद ये था कि जब हमने फिर इसको हीट किया, हीट करने के बाद ये देखें हमारे पास उसी फ्लास्क में कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एक एरो लगा हुआ है। ये एरो ये शो कर रहा है कि ओपन सिस्टम है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर एस्केप आउट हो गई। जबकि यहाँ पर देखें तो हमारे पास फ्लास्क बंद है कॉर्क की मदद से, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला, तो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो कि दोबारा रिकम्बाइन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गए। देखें कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, पहले उसकी डिकम्पोजिशन हुई तो वो चेंज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह से हमारे पास जब क्लोज्ड सिस्टम था, जब ये क्लोज सिस्टम था तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कंबाइन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होते गए। तो इस प्रोसेस में हमारे पास हुआ ये कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो गया। चलें ये तो चीज़ नहीं आ गई एक फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। वो कब होता है और कैसे होता है, उसकी वजूहात क्या है। तो सबसे पहले देखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन किसे हम कहते हैं। रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि इस रिएक्शन में दिया हुआ है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है जो कि रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का। जबकि रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस रिएक्टेंट्स, कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, तो उसको हम रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं। कि ये जो है अगला वो कह रहा है कि इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि ये जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। अब देखिए ये एक लेफ्ट है मेरा,
तो ये राइट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम नाम देंगे कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट आता है। देखें प्रोडक्ट जो है वो राइट में लिखे जाते हैं, तो इसीलिए प्रोडक्ट दोबारा प्रोड्यूस कर रहे हैं रिएक्टेंट को, और ये क्या हो रहा है जी, हमारा राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब आगे बात करें तो इनिशियल स्टेज में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट होता है, और इनिशियल स्टेज में रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होता है। अब इसकी वजह क्या है कि हमारे पास ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट क्यों होता है और उसी इनिशियल स्टेज में रिवर्स रिएक्शन स्लो क्यों होता है? तो इसकी वजह ये है क्योंकि इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इनका जो रेट है वो तेज हो जाता है। और हमारे पास इनिशियल स्टेज में हमारे पास प्रोडक्ट तो बनी ही नहीं होती, और प्रोडक्ट ना बनने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो है इनिशियल स्टेज में। आगे बात करें तो हमारे पास ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये एकदम स्लो हो जाते हैं, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, कि ये एकदम स्लो होना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास उसका रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाएगा, उसका रेट जो है वो स्लो होता जाएगा, और ये अचानक हो जाता है। और इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का रेट भी हमारे पास स्पीड अप हो जाता है ग्रेजुअली, अचानक से, फौरन ही। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हो रहा ये होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, और जैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म होती है तो वो फौरन ही प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाती हैं। और इसीलिए रिएक्टेंट्स में जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास उनका स्पीड क्या हो जाती है, वो ग्रेजुअली स्पीड अप हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि मेन अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि when rate of forward reaction is same as the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remains constant is called chemical equilibrium। कि जब rate of forward reaction और rate of reverse reaction का जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होंगे और उनके रिएक्शन मिक्सचर की जो तरकीब है वो यकसा यानी कि कांस्टेंट होगी, उसे हम क्या नाम देंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन आई हुई है, तो इसका मतलब क्या है? देखें हमारे पास इसका मतलब ये है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हैं, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा है, कि हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स भी बना रहे हैं, तो इसमें होना ये चाहिए कि जितनी मिकदार में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उतनी ही मिकदार में प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाएं। तो इस तरह से रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहेगी, और इसी को हम नाम देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का।